बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कहाँ तक पहुँच गए हैं अभी हम? चैप्टर नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। 5 चैप्टर अल्लाह की रहमत से जो कि कोर चैप्टर्स हैं आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के वो हो चुके हैं। आपकी बुक के मुताबिक चलता हूँ। आपकी बुक में मौजूद कोई टॉपिक, सब टॉपिक, सेल्फ असेसमेंट, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कुछ भी नहीं छोड़ा है। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। नोट्स बनवाए हैं बोर्ड पे, बुलेट्स में जितने बन सकते हैं वो सब बनवाए। इसके बाद फिर हम चलेंगे चैप्टर नंबर 1 की तरफ। सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये करेंगे और फिर उसके बाद आखिर के बच जाने वाले जो चैप्टर्स हैं वो कर लेंगे। वो इतने मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, लेकिन हम करेंगे तो पूरे ही। इस पूरी बुक का मेरा टारगेट है कि ईद शुरू होने से पहले पहले, आज जो है 28 तारीख़ है और उसके बाद ये महीना ख़त्म, पर मार्च शुरू हो जाएगा। 12 मार्च से रोज़े शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद से जो है अपना फिर रोज़ों में इंशाअल्लाह अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दे, जितनी उसने ज़िंदगी रखी है पूरी कोशिश होगी कि आपको आपकी बुक ये कंप्लीट हो जाए। रोज़ों में आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई। नए आने वाले बच्चों को बार बार समझा रहा हूँ कि आप सबसे पहले सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पे ग्रिप करनी है। मेहरबानी करके अपना नोमेनक्लेचर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सबसे पहले मैंने वीडियोज़ ही उन्हीं के ऊपर बनाई हैं। वो सारी सीरीज़ देखिए चैप्टर नंबर 4 की, और उसके बाद आखिरी वीडियो जो मैंने बनाई है वो मैंने बनाई है ग्रैंड टेस्ट की। ये 1.5-2 घंटे की वीडियो है जिसके अंदर सारे नोमेनक्लेचर्स के मैंने टेस्ट दिया है उसी वीडियो में, और उसी वीडियो में सल्यूशन भी दिया है। ये तकरीबन 1.5-2 घंटे की वीडियो है, लगभग इतना टाइम पीरियड है। ये ग्रैंड टेस्ट है पूरे नोमेनक्लेचर्स का। वो अटैम्प्ट करें, दूसरी दफ़ा करें, तीसरी दफ़ा करें, बार बार करें, जब तक उस पर कॉन्क्रीट ग्रिप नहीं हो जाती ना, आप चैप्टर नंबर 5 की तरफ मत आइएगा। नहीं तो आपका दिमाग जो है ना वो उसकी दही बन जाएगी। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, इतने मुश्किल केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है ना। लोग बोलते हैं भाई बच्चों को आप आसान करके बताया करें। भाई बच्चों को ज़रूर मैं आसान करके बता सकता हूँ, लेकिन आप बच्चे नहीं हैं माशाल्लाह, एमडी-कैट एस्पायरेंट हैं। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या ख्वाब आंखों में सजा के बैठे हैं। आपको क्लियर पिक्चर बताना ज़रूरी है ताकि आप डरें नहीं, बल्कि पहले से तैयार हो जाए। ठीक है, ये मकसद है। तो इसीलिए उसको आप कर लें। हर वीडियो के एंड में मैं लाजमी ग्रैंड टेस्ट जो है नोमेनक्लेचर वाला, उसका लिंक लाजमी देता हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट में भी आपको स्क्रीन पर ही लिंक नज़र आ जाएगा उसका। तो वो अटैम्प्ट करें, बार बार करें। जितनी अच्छी आपकी ग्रिप है, ग्रैंड टेस्ट आपने जितना अच्छा अटैम्प्ट कर रखा है, नोमेनक्लेचर पे अच्छी ग्रिप है, इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को चुटकियों में उड़ा देंगे। सारे केमिकल रिएक्शन सब कुछ सब समझ में आ जाएगा, वरना फिर आप परेशान रहेंगे। ठीक है, शुरू करें, बातें काफ़ी हो गई। कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2। कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2, और इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका इंट्रोडक्शन। बुलेट्स मैंने बनाए हुए हैं, जो मोटी मोटी बातें हैं उनको देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? कोई आपसे पूछ लेता भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो आप बताएं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। क्या है ये कार्बोनाइल? ये है C डबल बॉन्ड O। ये दो लकीरें जो नज़र आ रही हैं ये बॉन्ड्स की हैं। ठीक है,
कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो अटैच हुआ हुआ है किसके साथ, अटैचेस टू, ये कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हुआ हुआ, अटैचेस टू किसके साथ अटैच हुआ हुआ है, हाइड्रो ऑक्साइल के साथ, OH के साथ। ठीक है, अब ज़रा यहाँ अलर्ट हो जाइएगा, आपने अल्कोहल के नोमेनक्लेचर भी किए हैं ना, उसमें भी OH मौजूद है। ठीक है, तो कार्बोक्साइलिक एसिड असल में अल्कोहल की ही एक शक्ल है जी, लेकिन उन अल्कोहल्स में और इस अल्कोहल में जिसको हम कार्बोक्साइलिक एसिड कह रहे हैं, इसमें फ़र्क क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो कार्बोक्साइलिक एसिड वाले अल्कोहल हैं, इनके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, यही कार्बोनाइल ग्रुप है। जबकि इससे पहले वाले जो अल्कोहल हमने किए थे नोमेनक्लेचर में, याद कीजिए, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये वो अल्कोहल हैं जो विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप है, उनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। ये बुनियादी फ़र्क रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये OH नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोक्साइल ग्रुप, और इसी OH को हम क्या कहते हैं, इसी OH को हम हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप कहते हैं इसी OH को। ठीक है भाई, अच्छा, कार्बो ऑक्साइल ग्रुप जो है, कार्बो ऑक्साइल ग्रुप, अब ये क्या है, कार्बो ऑक्साइल ग्रुप, नाम मिलते जुलते हैं, नाम मिलते जुलते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप है OH, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। ये कार्बो ऑक्साइल ग्रुप क्या है, कार्बो ऑक्साइल ग्रुप, देखिए नाम मिलता जुलता है, हाइड्रो ऑक्साइल, कार्बो ऑक्साइल, कार्बोनाइल, ये क्या है, यही है, यही है। यहाँ पर सिर्फ OH लगा हुआ, यहाँ पर कोई भी जो है अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप लग सकता है यहाँ। ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, लाइक दिस, और ये OH होगा। इसी को शॉर्ट करके हम इसके अंदर कार्बोक्साइलिक एसिड के अंदर इस तरह से कुछ लिख देते हैं, RCOOH इन शॉर्ट। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लें, दोनों शक्लें जो है इसकी आपको याद रखनी है। ये R हो गया, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और OH, इस तरह से ये अटैच हुआ हुआ। ठीक है भाई, अच्छा, और क्या है इसके अंदर, तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप कौन सा है, देख लें, ये कार्बोक्साइल ग्रुप ये है, ये वाला, ये है, ये वाला, C डबल बॉन्ड O और OH, इसका मतलब कार्बोक्साइल ग्रुप जो है असल में कार्बोनाइल ग्रुप, जो ये रहा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। तो कार्बोक्साइल ग्रुप इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक हो गया। अब इसमें क्या हुआ, कार्बोक्साइल ग्रुप जो है इसके साथ जो है वो, ये कार्बोक्साइल ग्रुप जो है ये अटैच हुआ हुआ, अटैचेस, देखें कार्बोक्साइल ग्रुप तो सिर्फ ये पोर्शन है ना, अभी ये भी तो बाकी है इसके साथ R, तो हम यहाँ पर कहेंगे अटैचेस विद, या तो ये अल्काइल ग्रुप होगा या तो फिर ये एराइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप आपको पता है, ये R जो है ना, ये R दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अल्काइल ग्रुप को भी, एराइल ग्रुप को भी। अल्काइल ग्रुप हमारे पास मिथाइल से ले लें आप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब के सब अल्काइल ग्रुप हैं। C2H5 ये इथाइल हो गया, C3H7 ये प्रोपाइल हो गया, C4H9 ये ब्यूटाइल हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सारे अल्काइल ग्रुप होगा। और R जो है वो अल्काइल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब ये हुआ कि ये R की जगह पर मिथाइल भी लग सकता है, ये तो लगेगा ही लगेगा ना, ये तो शनाख्ती कार्ड है ना, ये तो ID कार्ड है, ये तो पासपोर्ट है, वीज़ा है, जो भी कह लें आप, कार्बोक्साइलिक एसिड का, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये बात तय है। ये कार्बोक्साइल ग्रुप ये तो लगेगा ही लगेगा। तब्दीली कहाँ आएगी इसमें,
ये अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा, और अगर अल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, जो इसके साथ अटैच होगा। ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। ख़त्म हो गई कहानी? नहीं, ख़त्म नहीं हुई कहानी। ये यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि आर सिर्फ क्या यही अल्काइल ग्रुप है? नहीं बाबा, ये आर जो है कभी कभी सिर्फ सिंगल एच को भी रिप्रेजेंट करता है जी। ये बात ध्यान में रखिएगा, सिंगल एच को भी रिप्रेजेंट करता है। तो साबित हुआ कि ये आर जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, प्लस सिंगल एच भी, सिंगल हाइड्रोजन भी हो सकता है। और दूसरा ये आर जो है एराइल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एराइल ग्रुप क्या है? ये बड़ा आसान है, दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है बड़ा आसान। अगर बेंजीन आपको याद है, बेंजीन की रिंग इस तरह से होती है, ये ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि ये जो कोने आपको नज़र आ रहे हैं, हर कोने पे कार्बन मौजूद है और उसके साथ हाइड्रोजन भी मौजूद हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे, एक को छोड़ के दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक हो गया? अब इसमें करना क्या है? अभी इस वक्त तो ये बेंजीन है, ये एराइल कब बनेगा? जब एक हाइड्रोजन सिर्फ हट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? जब एक हाइड्रोजन निकल गया, अब ये बन गया एराइल ग्रुप, और ये आर जो है इस एराइल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अब तीन पॉसिबिलिटीज़ आपके पास यहाँ पर हो गई इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ये जो आर है, यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज़ हो गई। या तो एच आ जाएगा सिंपली, या अल्काइल ग्रुप आ जाएगा इस आर की जगह पर, कोई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, डॉट डॉट डॉट, या कोई एराइल ग्रुप जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। जैसे, और एराइल ग्रुप क्या है? ये बेंजीन वाला, जिसमें से एक हाइड्रोजन मिस हो गया। अब इसके आगे भी थोड़ा ट्विस्ट है, लेकिन मैं आपका जहन उलझाना नहीं चाह रहा। चलें सुन लें कि ये एराइल ग्रुप जो यहाँ इसकी जगह पर, आर की जगह पर, ये एराइल ग्रुप आ सकता है, जिसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाया है। तो भाई यहाँ से आप एक हाइड्रोजन और हटा सकते हैं, फिर ये एराइल के अंदर वैरायटी आ जाएगी। देख रहे हैं? जैसे अल्काइल के अंदर वैरायटी है ना, मिथाइल, इथाइल, इसी तरह एराइल में वैरायटी आ जाएगी। आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन और हटा दें, उसकी जगह पर क्लोरीन लगा दें, फ्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, तो इसमें देखें कितनी वैरायटी आ जाएगी। एक हाइड्रोजन और हटा के उसकी जगह क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, कितनी वैरायटी हो गई एराइल में। तो ये इतनी सारी वैरायटी इसके साथ अटैच हो सकती है, आर की जगह पे आ सकती है। और ये आर में जो चेंजेस आ रही है हाइड्रोजन की सूरत में, या मिथाइल ग्रुप की सूरत में, या फिर एराइल ग्रुप्स की सूरत में, इतनी सारी जो वैरायटी है यहाँ पर, सोचिए ज़रा, फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास ओवरऑल एज अ होल कार्बोक्सिलिक एसिड की वैरायटी आ जाएगी। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी, ये जहन में रखिएगा। ठीक है भाई, ये बुनियादी स्ट्रक्चर मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का दे दिया। बात सही तरह अगर जहन में ना बैठी हो तो वीडियो बैक करें और दोबारा सुने, बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है? अच्छा, एप्लीकेशन, इनके यूजेस कार्बोक्सिलिक एसिड के कहाँ कहाँ पे इनके यूजेस होते हैं? ये भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, याद रहे, अभी ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के रखिएगा। एप्लीकेशंस मीन्स इनके यूजेस। 9 तो हटा दूँ, ये पार्ट 1 है भाई, पार्ट 1 न्यू चैप्टर ना। एप्लीकेशंस मतलब इनके यूजेस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के यूजेस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके यूजेस का है। बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इनकी। फूड इंडस्ट्री में, जैसे मिसाल के तौर पर फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे इनका यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग, फ्लेवर, जायके के लिए,
और कहाँ यूज़ होता है इसका? एसिडिटी रेगुलेटर्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स। अभी समझाता हूँ ये क्या क्या है। ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है भाई, जहन में रखिएगा। अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन बनाने में, फार्मास्यूटिकल्स बोलें तो दवाएं बनाने में कौन कौन सी दवाएं बन रही हैं भाई? एस्पिरिन, ये तो आपको पता होगा, एस्पिरिन ये दवा है, ये फॉर्मूला है भाई। आइब्यूप्रोफेन, आइब्यूप्रोफेन, पेनिसिलिन, इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एमडी कैट टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना है, इनको नोट करते रहें। पेनिसिलिन फार्मास्यूटिकल्स, पेनिसिलिन। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ? नंबर 5 बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ होता है। जैसे कि अब ये यहाँ से अगला पॉइंट यहीं लिख रहा हूँ, इधर स्पेस है, ठीक है, ये 5वां ही यहाँ आ गया। जैसे कि कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं? ब्रेक डाउन करना। किसको ब्रेक डाउन करना भाई? फैट्स को। डाइजेशन में प्रोसेस होता है ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, यही है ना, प्रोटीन्स। तो इनके बड़े बड़े लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपका फूड डाइजेस्ट हो जाए। तो ये ब्रेक डाउन प्रोसेस यानी कि डाइजेशन प्रोसेस में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज़ होता है। और किस किस की ब्रेक डाउन? फैट्स की ब्रेक डाउन और कार्बोहाइड्रेट्स की। प्रोटीन्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं, ये लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स, इनके ब्रेक डाउन के सिलसिले में भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उनका इस्तेमाल होता है। मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ही हैं ना, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ प्रिजर्वेटिव मतलब एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फूड इंडस्ट्री में। प्रिजर्वेटिव्स महफूज करने वाला, सेफ करने वाला, फूड को सेफ करने के लिए, महफूज करने के लिए, कई टाइम तक आपका फूड ख़राब ना हो, बैक्टीरिया ना लगे उसको, स्पॉयलेज ना हो फूड में, तो उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। फूड में फ्लेवरिंग, जायकों के लिए जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिटी रेगुलेटर, एसिडिटी रेगुलेट का मतलब होता है बैलेंस करके रखना, ना ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए, इसको कहते हैं बैलेंस करके रखना। जैसे आपके स्टमक के अंदर जो है वो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर ये ज़्यादा हो जाए स्टमक के अंदर तो आप बोलते हैं एसिडिटी हो गई है भाई। अगर ये कम हो जाए तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। इसका बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके फूड में जो जर्म्स आ रहे होते हैं उनको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपके स्टमक में ये किल करता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो एसिडिटी रेगुलेटर, तो आपके स्टमक की एसिडिटी जो है वो रेगुलेट रहनी चाहिए, मुतवाज़न रहनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। इसके अलावा भी और काफ़ी जगहों पे एसिड्स को रेगुलेट रखने के लिए, एसिडिटी को रेगुलेट रखने के लिए, तेज़ाबियत को रेगुलेट रखने के लिए, बराबर रखने के लिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, मेडिसिन वगैरह बनाने के अंदर एस्पिरिन, एब्यूप्रोफेन, पेनिसिलिन, ये अद्वियात हैं, ये अद्वियात हैं, ये मेडिसिन्स हैं जिनकी तैयारी में कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है भाई। ये तो था इंट्रोडक्शन। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और रह गई है, स्टार्टिंग मटेरियल, ये भी नोट कर लें। नंबर 6 पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल
के तौर पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ को स्टार्ट किया जा रहा है? बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ पॉलीमर्स। आप पॉलीमर्स बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर नायलॉन, ठीक है, ये भी एक पॉलीमर है। हज़ारों की तादाद में आपकी मार्केट के अंदर चीज़ें नायलॉन से मिल के बनती हैं। इसके अलावा पॉलिस्टर एट्सेट्रा, पॉलिस्टर धागा जिससे कपड़ा बनता है, ये नायलॉन तो प्लास्टिक की मद में आता है ना, और ये पॉलिस्टर ये तो ये भी पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है। ये नायलॉन वो पॉलीमर है जो प्लास्टिक की मद में आता है, ये पॉलिस्टर वो पॉलीमर है जो धागों की मद में आता है, आपका कपड़ा बनता है इससे, और ये कलेक्टिवली इनको पॉलीमर्स कहा जाता है। और ये पॉलीमर्स या पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नोट्स में डाल लीजिए इसको भी, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सेकंड टॉपिक, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये दूसरी हेडिंग आ गई। नंबर 2, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है ना, 3 दी हुई हैं, ठीक है। ज़ाहिरी खुसूसियात, पहली जो दी हुई है कलर एंड ऑर्डर, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कलर कैसा होता है, इनका ऑर्डर, इनका स्मेल कैसी होती है। नंबर 2 जो है वो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी, इसको खालिस उर्दू में कहा जाता है हल पजीरी, हल हो जाना। किस में हल हो जाना? सारी चीज़ें पानी में हल नहीं होती, पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, पानी के लिए सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पानी के अलावा उनमें डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है। जैसे पेंट बनाना चाहते हैं आप, पेंट बनाने के लिए, घरों में करने के लिए आपको पानी नहीं, आपको पेट्रोल चाहिए, मिट्टी का तेल चाहिए, उसमें वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की देखेंगे कि ये किस में हल हो सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, इसको देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 कलर एंड ऑर्डर। अगर आप इसमें कलर की बात करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की एक कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब अभी समझाता हूँ। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये क्या होते हैं? एसिड्स, ये क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। अब ये एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हैं? अभी याद है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ग्रुप मैंने बनाए थे, एक अल्काइल वाला था, एक एराइल वाला था, जिसमें बेंजीन रिंग थी, ठीक है। तो ये जो अल्काइल वाला था जिसमें चेन थी, ये अल्काइल वाले जितने भी थे, कौन कौन से? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये जो थे, बेंजीन रिंग वाले नहीं। तो ऐसे स्ट्रेट चेन्स हाइड्रोकार्बन्स को हम एलिफेटिक कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे पास 2 वैरायटी के हो गए, एक स्ट्रेट चेन वाले, एक रिंग वाले। तो स्ट्रेट चेन वालों की बात हो रही है, स्ट्रेट चेन कहना तो सही नहीं होगा, और चेन वालों को ही हम एलिफेटिक कहते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R, और इसके साथ ये जो है वो COOH, ऐसी बात है, यही लगा वो होता है अल्काइल या एराइल के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ये अल्काइल हो बड़ा सा, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इन्हीं में किसी जगह पर एक बेंजीन रिंग भी लगी हुई हो, बेंजीन रिंग नहीं, इन्हीं में किसी जगह पे। देखिए ये तो लगा हुआ है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये तो लगेगा ही लगेगा। इसकी बात कर रहा हूँ, R की जगह पे जो अल्काइल ग्रुप आ रहा है, एराइल तो हो नहीं सकता ना,
ठीक है, एराइल तो हो नहीं सकता। तो अल्काइल ग्रुप जो आ रहा है उसमें कोई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल हो सकता है, और ये प्रोपाइल लगा हुआ है मिसाल के तौर पर, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये प्रोपाइल लगा हुआ, और इसी प्रोपाइल के अंदर C3H7 के बजाय H6 लगा हुआ है, और इसके साथ एक क्या लगा हुआ है, एक और, जी ऐसा भी मुमकिन है एक और ये कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, COOH, एक और लगा हुआ। अब देखें दो हो गए एक ही कार्बोक्साइलिक एसिड के अंदर, उसके फॉर्मूले के अंदर दो कार्बोक्साइल ग्रुप हो गए, दो कार्बोक्साइल ग्रुप, एक तो यहाँ तो लगा हुआ है, ठीक है, एक दूसरा इस R अल्काइल ग्रुप के अंदर ये जो प्रोपाइल है इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होके, एक हाइड्रोजन कम होके ये यहाँ पर एक और कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ। अब ये दो लगे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अब वैरायटी हो गई कार्बोक्साइलिक एसिड के अंदर। ये वाला अब मोनो का मतलब आपको पता है वन है, मोनो का क्या मतलब है, वन, वन। तो अगर तो एक ही सिर्फ कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, और इस R के अंदर अल्काइल के अंदर किसी भी अल्काइल में कोई दूसरा कार्बोक्साइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये कार्बोक्साइलिक एसिड कहलाएगा मोनो कार्बोक्साइलिक एसिड, मोनो कार्बोक्साइलिक एसिड। अगर यहाँ R में कहीं एक और कार्बोक्साइल ग्रुप कहीं लगा हुआ है, एक और कार्बोक्साइल ग्रुप कहीं लगा हुआ है, एक और कार्बोक्साइल, तो फिर ये मोनो में नहीं आएगा, ये बिल तरतीब डाई कार्बोक्साइलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड, मोनो कार्बोक्साइलिक एसिड। और शुरू में जो एलिफेटिक लगा हुआ है इसका तो मतलब ही चेन है। पूरा समझ में आया कि यहाँ पर ये जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर को ले रहे हैं तो एलिफेटिक वाले जो हैं, चेन वाले जो हैं, देखें बड़ी टेक्निकल बात है ये, जो चेन वाले हैं और डाई ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड नहीं है, मोनो कार्बोक्साइलिक एसिड हैं, वो कलरलेस हैं। ये शर्त याद रखिएगा, वो कलरलेस हैं, उनका कोई कलर नहीं है, ठीक है भाई। ऑर्डर, अब इसकी बात करते हैं। स्मेल की अगर हम बात करें, प्याज की स्मेल कैसी होती है, शार्प इरिटेटिंग स्मेल होती है प्याज की। ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसकी कार्बोक्साइलिक एसिड्स की जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है। पंजेंट का मतलब ये होता है शार्प इरिटेटिंग, शार्प इरिटेटिंग, शार्प इरिटेटिंग स्मेल, यानी कि ऐसी स्मेल जो कि तेज़ हो और आपको इरिटेट करे, आपको परेशान करे, ठीक है। अब देखें ये शार्प इरिटेटिंग स्मेल जो है ये खुशबूयात में भी हो सकती है, फ्रेगरेंसेस में भी हो सकती है, जी बिल्कुल। कुछ फ्रेगरेंसेस ऐसी होती हैं जो कि शार्प होती हैं, हालांकि वो खुशबू है, कुछ लोगों को शार्प पसंद होती है, कुछ लोगों को लाइट पसंद होती है, तो शार्प इरिटेटिंग स्मेल है इसकी। इसी तरह अगर फ्रेगरेंसेस से बाहर निकलें तो अनियन, प्याज, उसकी स्मेल देखें शार्प होती है, शार्प इरिटेटिंग, इसको कहा जाता है पंजेंट। तो कार्बोक्साइलिक एसिड जो है इनकी स्मेल जो है, इनका ऑर्डर जो है वो क्या है, पंजेंट है, शार्प है, इरिटेटिंग है, ठीक है भाई। अच्छा, बट लेकिन इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग चेन, इट डिक्रीजेज, ये जो पंजेंट स्मेल है इसी की बात हो रही है कि ये कम हो सकती है बिल तरतीब, डिक्रीजेज ये कम हो सकती है विद इंक्रीजिंग चेन। अब ये इंक्रीजिंग चेन से क्या मतलब है, इससे ये मतलब है भाई ये R जो है, ये अल्काइल ग्रुप जो है, ये अल्काइल ग्रुप अगर तो देखें यहाँ मिथाइल भी लग सकता है ना, इथाइल भी लग सकता है, प्रोपाइल भी लग सकता है, ब्यूटाइल भी लग सकता है, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल लग सकता है ना इस R की जगह पर। तो वो बोल रहा है जितना जो है वो ये जो पंजेंट स्मेल है ये कम होती जाएगी विद इंक्रीजिंग चेन, जितनी चेन ये बड़ी होती चली जाएगी। मतलब वो कार्बोक्साइलिक एसिड जिनके अंदर ये अल्काइल ग्रुप बड़े लगे हुए हैं, जैसे पेंटाइल लगा हुआ है, हेक्साइल, हेप्टाइल लगा हुआ है, लाइक दिस, तो उतनी ही इन कार्बोक्साइलिक एसिड्स की पंजेंट स्मेल जो है वो कम होती चली जाएगी, वो कम होगी। और जितनी छोटी होगी, कोई कार्बोक्साइलिक एसिड ऐसा होगा जिसमें मिथाइल लगा हुआ है, इसकी पंजेंट स्मेल जो है वो बड़ी
डेंजरस किस्म की होगी। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब चलते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की तरफ, दूसरा जो हमारे पास इसका टॉपिक है। सेकंड प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम हल पजीरी की बात करते हैं कि ये किस में डिज़ोल्व हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं आपको तेल दे दूं, ऑयल दे दूं, सरसों का तेल, मैं बोलता हूँ भाई इसको पानी में आप डिज़ोल्व कर दें, तो आप यकीनन मेरी शक्ल देख रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमन हमारा डेली एक्सपीरियंस है ना। तेल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन यही सरसों का तेल, यही मस्टर्ड ऑयल अगर आपको पेट्रोल में या मट्टी के तेल में जो है वो डिज़ोल्व करने के लिए कहा जाए तो आप बखुद ही राज़ी हो जाएंगे। आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये ऑयल जो है ये पेट्रोल में तो डिज़ोल्व हो जाएगा, मट्टी के तेल में तो डिज़ोल्व हो जाएगा, पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ पानी में सारी चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में क्या ख्याल है, जो हज़ारों की तादाद में, क्या ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं या नहीं होते, ये अभी देखते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये सॉल्यूबल हैं, ये हल हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके अंदर हल हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में। आ गई पानी की बात, पोलर सॉल्वेंट्स, आपको पता है पोलर सॉल्वेंट्स में वाटर की तो बात आती ही आती। तो पानी में भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। और अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहल जितने भी अल्कोहल्स हैं, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और वैरायटी है अल्कोहल्स की, सब में ये जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वाई, हाँ अब यहाँ तक तो मामला सही है, लेकिन अब बात शुरू होती है एमडीकेट एस्पायरेंट्स की। ठीक है, क्योंकि उनसे सीधी सीधी बात थोड़ी ना पूछी जाएगी एमसीक्यूज़ के अंदर कि हाँ भाई पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते नहीं। आपसे ये पूछा जाएगा वाई पोलर सॉल्वेंट्स में ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों डिज़ोल्व हो जाते हैं भाई, इस क्यों का जवाब दीजिए। उसकी वजह ये है कि दे हैव द एबिलिटी, दे हैव एबिलिटी, इनके पास ये सलाहियत है, दे हैव एबिलिटी, दे हैव एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी है, टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, to make hydrogen bond with these solvents, to make hydrogen bond with these solvents, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं और अल्कोहल्स के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसीलिए ये पानी में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और जो है वो अल्कोहल्स में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। बट लेकिन अब फिर इससे आगे एक और क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है। बट अब अगला सवाल आपसे पूछा जाता है, बोलते हैं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो वैरायटी है, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो तो बड़ी तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर और अल्कोहल्स के अंदर, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो नखरे करते हैं, वो इतनी जल्दी रेडीली डिज़ोल्व नहीं होते पानी के अंदर या अल्कोहल्स के अंदर। वाई, इसका भी जवाब दीजिए। अब आपको गुस्सा तो बढ़ाएगा, आप बोलेंगे यार अजीब परेशानी है, सॉल्युबिलिटी बता दी भाई किसके साथ हल होते हैं, फिर ये भी बता दिया क्यों हल होते हैं, अब आपने फिर ये सवाल पूछ लिया कि कुछ में तो हो जाते हैं कुछ में नहीं होते। चलो ये भी बता देते हैं। लेंथ ऑफ चेन ये मैटर करती, लेंथ ऑफ चेन, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये जो है अल्काइल ग्रुप जो है, ये फैक्टर है एक इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर, लेंथ ऑफ चेन। अगर ये इंक्रीज़ होती जाएगी, इंक्रीज ऑफ चेन, अगर चेन जो है वो बड़ी होती चली जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें इन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे यहाँ आर की जगह पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल में सबसे पहले मीथाइल है, तो मीथाइल अगर ग्रुप यहाँ लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, या एच लगा हुआ है, सिंपली एच की भी तो पॉसिबिलिटी है, वो लगा हुआ है, तो बहुत तेज़ी के साथ ये पानी में अल्कोहल्स में डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चेन बड़ी होती चली जाएगी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल आगे बढ़ती चली जाएगी कहानी, ऐसे ऐसे
ये डिज़ोल्व होना इनके लिए प्रॉब्लम होता चला जाएगा, पर ये इतनी आसानी से डिज़ोल्व नहीं होंगे, ये नखरे करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ी चेन वाले, पेंटाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, इन वाले। तो जितनी लेंथ बड़ी होती चली जाएगी सॉल्युबिलिटी गड़बड़ करेगी। ठीक है भाई, ये भी हो गया। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए, फिर इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वो टेम्परेचर है। क्या पॉइंट है इसका? क्योंकि ये भी अल्कोहल्स हैं, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, लेकिन ये कार्बोनाइल वाले अल्कोहल्स हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, हायर देन अदर अल्कोहल्स। ये अदर अल्कोहल्स वो ही हैं जिनमें कार्बोनाइल नहीं है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं बना हुआ, सिर्फ OH ग्रुप आपको नज़र आएगा। इसमें भी OH ग्रुप खैर है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी है कार्बोनाइल में। ये वाले अल्कोहल्स की बात की जा रही है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनकी बात की जा रही है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है देन अदर अल्कोहल्स। अब फिर वही सवाल, वाई, क्यों भाई, क्यों हायर है दूसरे अल्कोहल्स के मुकाबले में? इसकी वजूहात लिख लीजिए। पहला पॉइंट, मोर पोलर देन अदर अल्कोहल्स, मोर पोलर देन अदर अल्कोहल्स। तो दूसरे अल्कोहल्स जो हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनके मुकाबले में जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये ज़्यादा पोलर हैं, इसीलिए ये जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है भाई, और इससे क्या नतीजा निकलता है? हैव। तो अगर ज़्यादा पोलर हैं, अब अगला सवाल पूछ लिया जाए भाई, अगर ज़्यादा पोलर हैं तो क्या मतलब हुआ इसका? मानो ज़्यादा पोलर हैं तो इसका ज़्यादा पोलर होने का नतीजा क्या निकलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का? और अगर हम ज़्यादा पोलर हैं तो ज़्यादा पोलर क्या है? यहाँ पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसमें पोलैरिटी बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी बनती है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले में। अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंस जो है यही पोल बनाता है, यही पोलैरिटी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ये पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है? हैव हाई टेंडेंसी, हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड among themselves, among themselves। इसी पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि देखें आप, मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूँ ना, वो सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल थोड़ी ना है भाई। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिड आपके सामने होगा, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, वैलेरिक एसिड है, ये जितनी वैरायटी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, मिसाल के तौर पे एक बीकर में अगर आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड ये रखा हुआ है, तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा। फॉर्मिक एसिड का मिसाल के तौर पर अगर हम ले लें, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा भाई। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों मॉलिक्यूल्स एक जगह पे जमा हुए हैं, जब ये कोई 50 ग्राम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, तभी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर अपनी आँख से। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं आपस में जुड़े हैं, तो कैसे जुड़े होंगे? इन कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी तो बॉन्ड बना हुआ होगा ना कोई। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, वो दूसरे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ होगा ना, इस तरह से ये बॉन्ड बना हुआ होगा ना इनके दरमियान। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है इनके दरमियान,
ये कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बन रही है ना, इसके पीछे वजह क्या है? पोलैरिटी, कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पोलर हैं। और पोलर क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन है इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से। और इन सब का नतीजा क्या निकल रहा है? इस सब का नतीजा ये निकल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वो ज़्यादा होता है देन अदर अल्कोहल्स। समझ में आ रही है बात आप? ये पूरा जो है वो सिस्टम है इसका। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? और क्या है इसके अंदर? यहीं से दूसरा पॉइंट जो है वो निकलेगा, यहीं से एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये असल में दूसरा पॉइंट नहीं है, इसी वाले पॉइंट का तसलसल है, कंटिन्यूटी। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो अगर जुड़ें तो इनको हम कहते हैं डाइमर। क्या कहते हैं? डाइमर। डाई का मतलब ही दो होता है, डाइमर, डाइमर, डाइमर। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको वैरायटी नज़र आती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एलिफेटिक जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हैं और एरोमेटिक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हैं। एरोमेटिक वही हैं जिनके अंदर एराइल ग्रुप लगा हुआ है, और एलिफेटिक वही हैं जिनके अंदर एराइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो एराइल ग्रुप वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात हो रही है, जिनमें ये बेंजीन जैसा जो है वो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है। ठीक है। अब ये यहाँ पर ये जो डाइमर है ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। साइक्लिक डाइमर फॉर्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लिक डाइमर फॉर्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए आप। ठीक है, इंसान होना भाई, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बताऊँ या ना बताऊँ, जहन थोड़ा सा उलझ तो नहीं जाएगा? नहीं, उलझाना नहीं यार, ठीक है, उलझाना नहीं। चलो बता देता हूँ। ठीक है, ये अभी मैंने जो बात बोली ना, ये मैंने डाइमर फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैंने बताया कि ये एराइल होगा, यानी कि कहीं ये बेंजीन रिंग जो है ये लगी भी होगी। ये गलत बात बता दी थी, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, माफ़ कर देना। ये डाइमर फॉर्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई एराइल ग्रुप लगा हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है, एराइल नहीं है, बल्कि साइक्लिक है, साइक्लिक है। जल्दी जल्दी में साइक्लिक ज़रूरी नहीं है कि एराइल ग्रुप ही हो, बेंजीन रिंग ही हो। ठीक है, तो साइक्लिक तो है लेकिन एराइल। अब ये साइक्लिक कैसा है, अब इसको ज़रा करके जो है ना, मैं सोच रहा था कि स्ट्रक्चर और एसिडिटी भी है इसके अंदर, चलें ये अगले पार्ट के अंदर बता दूंगा। ये ज़रा इस पे ख़त्म करते हैं। ये साइक्लिक डाइमर फॉर्म जो है ये कैसी है, आपकी बुक के अंदर पेज ये बनी हुई भी है। असल में ये जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ रहे हैं, डाइमर का मतलब तो दो ही है ना, डाइमर, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। ये जिस तरह से जुड़ रहे हैं ना, ये एक साइकिल बना रहे हैं। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, ये बुक में आपके बना हुआ भी है, पेज नंबर 205 के ऊपर। ये R, ये C, और उसके बाद थोड़ा सा आपको ड्राइंग का मुजाहरा करना पड़ेगा अपना। RC डबल बॉन्ड और इसके साथ ये H। इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ करके बता दूँ, ये अजीब सा लग रहा है। अच्छा, अब तो अजीब सा नहीं लग रहा। अब तो अजीब सा नहीं लग रहा, सॉरी। ये एक ही चीज़ की तीन मुख्तलिफ हालतें हैं,
जो ये है वही ऐसे लगा लें, ऐसे OH को अलग कर लें। एक्चुअल तस्वीर इसकी ऐसी है, ये वाली, ये तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं। तो ये जो है वही ये है और वही ये है। देखें R R C C, बस ये डबल बॉन्ड जो है मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ये, ताकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाए। ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, और ये H आ गया, और ये H आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, OH तो हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, ये H हटाते हैं, H हटाते हैं, यहाँ पर O रखते हैं। तस्वीर देख लूँ भाई। अब यहाँ पर देखें, ये O और इसके साथ ये H, इसको मैंने साइड में कर दिया थोड़ा। अब ऐसा ही एक और यहाँ पर भी होगा, ऐसा ही एक और यहाँ पर भी होगा, ये C और ये O, और इसी तरह यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होगा और उसके साथ ये ऑक्सीजन लगा, ये बॉन्ड बना हुआ। MCQs के अंदर, MDCAT टेस्ट के MCQs के अंदर ये पिक्चर छोटी छोटी इस तरह की बना के दे देते हैं, बोलते हैं पहचानो भाई, ठीक है। मैं भी गला ख़राब अपना कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है इसकी अहमियत का, ठीक है। तो आप भी इग्नोर ना करें इसको, ज़रा ध्यान से देखें कि ये बन कैसे रही है, ये डाइमर कैसे बन रहा है। R हो गया, C भी हो गया डबल बॉन्ड, और ये O भी आ गया, और यहाँ पर OH है, ये OH भी आ गया, ठीक है। अब ये H जो है वो इसका नहीं है, इसका तो मामला यहाँ तक है, ये रहा, ये। अब दूसरा R कार्बन OH, यही वाला OH जो यहाँ आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में यही OH यहाँ आ जाएगा, और यही जो O डबल बॉन्ड वाला आपको नज़र आ रहा है ना ऑक्सीजन कार्बन के साथ, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए नज़र आ रहा है। उल्टा सिस्टम हो गया साइकिल बनने के लिए ये। अब यहाँ पर ये जो डाइमर है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसका ये OH में जो H है, ये डॉट 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 डॉट, ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताया था ना मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जिस्टेंस है यहाँ। और इसी तरह यहाँ पर ये इसका ये जो OH है, इसमें ये जो इस वाले कार्बोक्सिल का OH है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, और इसके O के साथ ये जो पार्शियल नेगेटिव है, ये बॉन्ड बनाएगा, ये रहा। इस तरह से ये बनेगा साइक्लिक डाइमर फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इसके ऊपर छोटा सा एक क्वेश्चन भी बन सकता है, सिर्फ इसी के ऊपर, ये बड़ा अहम है, समझ लीजिए इसको। ये वाला पोर्शन ये बन गया, और ये वाला पोर्शन ये आ गया, ठीक है भाई। अगला जो टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुकी, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको देखेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तफसील से, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा। पेज नंबर 207 पे पहले ही आपको बता दूं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। इजाज़त दीजिए मुझे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।